नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक तरफ मोदी भाषण दे रहे थे आज हरियाणा में और भाषण में किसानों की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ उसी हरियाणा में धमकी दी जा रही थी टेंट हाउस वालों को। कौन से टेंट हाउस वाले? जो मोदी की रैली में टेंट लगाएंगे उनको कोई धमकी नहीं है। भाजपा की रैली में कुर्सी लगाएंगे, कोई धमकी नहीं है। किसानों को कुर्सी दे दोगे तो अपराधी हो जाओगे, टेंट लगा दोगे अपराधी हो जाओगे, मंच लगा दोगे अपराधी हो जाओगे, सामान जब्त हो जाएगा। लोकशाही है या तानाशाही? मर्जी से चलेगा क्या? अपनी मर्जी से, मन मर्जी से? यह विषय इतना महत्वपूर्ण है चुनाव के बीच में कि किसान अगर पंचायत करना चाहते हैं तो सरकार उनको पंचायत नहीं करने देगी, अफसर पंचायत नहीं करने देंगे। इन अफसरों ने संविधान की शपथ ली है या संघ की शाखा में शपथ ली है? इन अफसरों ने भाजपा के दफ्तर में शपथ ली है या संविधान की शपथ ली है? और खट्टर चले गए, नायब सिंह सैनी बैठ गए। चुनाव से पहले हरियाणा की आंखें और भी खुल गईं कि कोई बैठे, खट्टर हो या सैनी हो, कोई बैठे, सोच नहीं बदलने वाली है। सोच वही रहेगी, किसानों को, जवानों को, मजदूरों को कुचलने की सोच। ये क्या है पूरा मामला? मोदी मंच पर भाषण दे रहे और टेंट हाउस वालों को धमकी दी जा रही। इस पूरे मामले को आज इस चर्चा में खोलेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, किसान नेता हैं। हमारे साथ गुरप्रीत सिंह सांगा साहब हैं, किसान मजदूर मोर्चे से हैं। हमारे साथ तक्षक साहब जुड़ेंगे, हरियाणा की पत्रकारिता के सबसे पुराने लोग जो हैं उनमें से, जो हरियाणा को बाकायदे समझते हैं, हरियाणा ही नहीं पंजाब को भी। चंडीगढ़ से तक्षक साहब ये भी जुड़ने वाले हैं। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले इस मामले को जरा खोल देते हैं। सरवन सिंह पंढेर, जिस केएमएम की तरफ से यहां पर सांगा साहब मौजूद हैं, उसी केएमएम के मुखिया हैं सरवन सिंह पंढेर। आज उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। ये सरवन सिंह पंढेर किसान नेता की व्यथा नहीं है, इस देश की किसान की व्यथा है। उसको कैसे सिकंजे में कसा गया है, कैसे तानाशाही रवैया उसके ऊपर अपनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम सुनाइए जरा। पंढेर दोनों मोर्चों की ओर से बोल रहा हूं। जींद में महापंचायत होने जा रही है, उससे मोदी सरकार घबरा गई है। और मोदी सरकार घबरा कर जो हमारा वहां टेंट मंडी में लगना था, जो स्पीकर लगना था, उसको हरियाणा का पुलिस प्रशासन रोकने आ गया। बेशक हमारे आदमी खड़े हैं तो गिरफ्तार करो, लेकिन जबरदस्ती टेंट वालों को थाने ले जाकर धमकाया जा रहा है। स्पीकर वाले को टेंट धमकाया जा रहा है कि आपने यहाँ दिखना नहीं है। ये हताशा है मोदी सरकार की। और मंडियाँ हमारी टैक्सों से मंडियाँ बनी हैं। तो देखो, दोनों फोरम का भी मंडी में प्रोग्राम करने से पहले से ये 1 महीने से ऐलान हुआ प्रोग्राम है। अब जबरदस्ती मंजूरी के नाम पर उसे कैंसिल किया जा रहा है। तो मैं मोदी जी को स्पष्ट करना चाहूँगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बोलना चाहूँगा कि अगर कल को किसानों ने ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री जी की रैली नहीं होने देंगे हरियाणा में, या मुख्यमंत्री की नहीं होने देंगे, या आपको गांव में नहीं घुसने देंगे, देख लीजिएगा महंगा पड़ जाएगा सबका। तो इसलिए कल का कार्यक्रम हमारा पीसफुली होने दीजिए। अगर कुछ भी इस तरह का आपने किया तो सख्त नोटिस लेंगे आने वाले समय में। धन्यवाद। मैं पहले सांगा साहब से पहले चलूंगा जरा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास आज, क्योंकि सांगा साहब तो पंढेर साहब के साथी ही हैं। पुष्पेंद्र जी और किसानों के और धड़ों से भी जुड़े हुए हैं, किसान नेता। पुष्पेंद्र जी, ये झूठ और फरेब मंच से और हकीकत मंच के पीछे किसान कब तक ये बर्दाश्त करेगा? और दूसरी एक बात और, सरवन सिंह पंढेर साहब ने एक बात कही कि अगर हमें रोका गया तो हम भाजपा और मोदी की रैलियां
नहीं होने देंगे हम, मतलब कि अगर किसान इस पर आ गए, और ऑब्वियस सी बात है आ गए तो नहीं हो पाएगी। पंजाब में 100 किसानों का जत्था देख करके दिल्ली पहुंचे थे, कहे बच के आ गया हूं। तो 56 इंच की छाती का तो हकीकत पता है सबको, पूरे देश को पता है। ये क्या इसी रास्ते पर लाने का कोई, मैं इसमें एक हिडन एजेंडा मोटिव देख रहा हूं। कहीं इसी रास्ते पर हरियाणा के चुनाव के पहले हरियाणा को ले जाने की कोशिश तो नहीं है कि किसानों के महापंचायत नहीं होने देंगे, किसान विरोध पर आ जाएंगे, फिर घमासान होगा, चुनाव से पहले एक बार फिर से हरियाणा सुलग उठे। कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं है? देखिए आशीष जी, ये इनका जो तानाशाही रवैया है, इसको आप ये कह सकते हैं कि रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गई। 63 सीटें घटने के बाद 240 सीटें जो इनकी रही हैं, और उसमें भी 30-40 सीटों की बेईमानी इनके द्वारा जो चुनाव आयोग के सहयोग से और अधिकारियों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से की गई है। और जिस तरीके से उग्र विपक्ष है और किसान जिस तरीके से मजबूती से वहां पर शंभू खनौरी बॉर्डर पर, जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर है, वहां डटे हुए हैं और 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं, तो ये सरकार बौखला गई है क्योंकि चुनाव आ गया, अब वोट डलने का समय आ गया है। और अगर ये हरियाणा का चुनाव हार गए तो निश्चित रूप से अगले दिन ही बैरिकेड हट जाएंगे और ये किसान भारी संख्या में जो है दिल्ली को घेरने का काम करेंगे, जहां के लिए ये घर से निकले थे 13 फरवरी को इसी साल। तो ये इससे बड़ी घबराहट इन्हें हो रही है। और बार बार आप जैसे जो सम्मानित पत्रकार हैं, संगा भाई हमारे बैठे हुए हैं, हम लोग हैं, इस बात की इनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप भारी मतों से जो है हारने जा रहे हो, करारी शिकस्त आपकी जो है हरियाणा में होने जा रही है। और जैसे ही हरियाणा का तंबू आपका उखड़ेगा और किसान उग्र रूप लेकर के यहाँ पर दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद 1-1.5-2 महीने में जो चुनाव होंगे, झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, जम्मू कश्मीर का तो हो ही रहा है, साथ में दिल्ली का हो, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आ गए, ये चारों पांचों लगातार सीरीज में चुनाव हारने जा रहे हैं। और उसके बाद एक ऐसा बड़ा जो है जलजला राजनीतिक रूप से इस देश में आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जनवरी फरवरी में भी कार्यक्रम करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इनको मालूम है कि किसी भी तरीके से हमें ये इनके इन प्रकार दबा करके, कुचल के, या परमिशन कैंसिल करके, या किसानों को के माइक और वो जो इंतजामात होते हैं टेंट तंबू के, उनके जो वेंडर्स हैं, उनको डरा के शिकंजे में ले लो और इनकी मीटिंग होने मत दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शिकस्त करारी होने जा रही है ये बिल्कुल ही एक तरफा हो जाए, क्योंकि किसानों ने भी ऐलान कर दिया है कि आपको जो है वोट की चोट से सबक सिखाने के लिए हम जा रहे हैं। तो इससे घबरा करके इन्होंने ये किया है। अब इसके काउंटर में जो सरवन सिंह पंदेर साहब ने बात की है, बिल्कुल बढ़िया बात की है, और होना भी यही चाहिए कि साहब आप अगर हमारी रैली नहीं करने देंगे तो हम भी आपकी रैली नहीं करने देंगे। लेकिन इसमें कहीं इनकी कोई चाल तो नहीं है सरकार की, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कोई टकराव की स्थिति ये बनाना देना चाहते हैं, या किसानों को गैर जिम्मेदार जो है साबित करना पब्लिक की नजरों में चाहते हैं, या किसानों को अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो टैक्टिक्स हमने गांधीवादी तरीके से 2020-21 में दिल्ली के चारों तरफ अपनाई थी, वही इसमें भी जारी रहेगी। इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी और परमिशन भी देनी पड़ेगी, मीटिंग भी होगी, और बढ़िया और ज्यादा मजबूत मीटिंग होगी, और बड़ी संख्या में किसान वहां पर आने वाले हैं। तो इनका कोई भी अब जो प्रपंच है या चाल है वो चलने वाली नहीं है, और निश्चित रूप से करारी हार इनकी होने जा रही है, और देश के राजनीति में बहुत बड़ी एक नई शुरुआत होगी उसके बाद। पुष्पेंद्र भाई अब तो नहीं होने चलने वाली है, क्योंकि जो आपने कहा वाकई, अब तक मैं तो शंभू बॉर्डर जा करके वहां भी रुका, वही गांधीवादी 200 दिन के करीब हो गए, वैसे ही गांधीवादी तरीके से किसान बैठे हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैंने पहले ही कहा था कि हरियाणा की पत्रकारिता के एक स्तंभ हैं बलवंत तक्षक जी, जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। तक्षक साहब, हो क्या रहा है? चंद्रचूड़ पर भरोसा था तो चंद्रचूड़ गोगोई निकल गए, नायब सिंह सैनी किसानों की बात कर रहे थे तो खट्टर निकल गए। ये चेहरे से नकाब क्यों उतर रहे हैं सबके? क्या ये रैली जींद की पंचायत रोक देंगे? और जींद की पंचायत रोक देंगे तो हरियाणा में, अगर मुझे तो लगता है कि 15 सीट अगर आ रही होगी तो 5 हो जाएगी। क्या ये दुस्साहस करने जा रहे हैं या अभी सिर्फ ये गीदड़ भभकी है?
देखिए आशीष जी, मैं तो ये कहूँगा कि किसान तो हमेशा सिर पर कफन बांधे रहता है। सर्दी हो, बारिश हो, रात हो, दिन हो, आंधी हो, तूफान हो, सूखा हो, बाढ़ आए, कुछ भी हो, किसान खेत में रहता है। किसान जितनी तकलीफ शायद ही कोई दूसरी ऐसी समुदाय हो जो झेलता हो। और मौजूदा सरकार किसानों के हित की बात करती नजर आती है, लेकिन किसान कोई कदम उठाते हैं तो हमेशा उनके खिलाफ खड़ी मिलती है। किसानों ने कहा हम दिल्ली जाएंगे, तो खट्टर सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर पर कितने बैरिकेड्स लगा दिए, कितने कीले ठोक दी, कितनी दीवारें खड़ी कर दी, कितने जो वाटर कैनन की पुलिस की गाड़ियां खड़ी कर दी, कितनी पुलिस का भारी बंदोबस्त कर दिया। अगर किसान दिल्ली में जाके केंद्र की सरकार को चेताने के लिए एक मार्च निकालता है, तो केंद्र सरकार डर जाती है कि दिल्ली नहीं पहुंचने चाहिए किसान। और दिल्ली की बात को खट्टर साहब किसानों से ज्यादा सुनते हैं। उन्होंने साल भर से ज्यादा तक किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ये सोचती थी कि किसान थक हार के उठ के अपने घर चले जाएंगे, और लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम रही और 1 साल से ज्यादा समय लंबा आंदोलन चला। केंद्र सरकार को मजबूरन अपने वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। अब हाई कोर्ट ने कहा कि आप रास्ता खोल दीजिए। किसानों ने कहा रास्ता हमारी तरफ से बंद नहीं है, हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है। हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि हम रास्ता नहीं खोलना चाहते, और ब्लेम किसानों पर है कि किसानों ने रास्ता जाम कर रखा है, आने जाने की गतिविधियां ठप हो गई हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। किसान कह रहे हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, जिस दिन आप रास्ता खोलेंगे उस दिन दिल्ली चले जाएंगे। अब जो विधानसभा का चुनाव आया है, प्रधानमंत्री साहब ने आज कुरुक्षेत्र की रैली में किसानों के हित में बहुत सारी बातें की कि हमने किसानों के लिए क्या क्या किया है, लेकिन किसान अब एक रैली करना चाहते हैं तो कहते हैं कि पुलिस ने उस माइक वाले को बुला लिया, टेंट वाले को बुला लिया और रैली नहीं होने देना चाहते। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि वो लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकती है, जैसा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब दावा कर रहे हैं, तो फिर किसान एक रैली कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है सरकार को। लेकिन जिस ढंग से उस रैली को रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है, उससे शायद पूरे स्टेट में उस रैली का कोई मैसेज ना जाए, इसलिए उस रैली को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब 750 किसानों ने वहां शहादत दी है, तो रैली करने से तो शायद सरकार ना रोक पाए, उनको कोशिश हो सकती है रोकने की। बिल्कुल, सुकरात को रोकने की कोशिश हुई थी, तो सुकरात को आज सदियों बाद भी हम लोग पढ़ते हैं। तो रोकने की कोशिश जिसको आप करेंगे उसके विचार ज्यादा तेजी से फैलते हैं। और वैसे भी आज किसानों को लेकर के मैं सांगा साहब के पास आऊंगा, बड़ी चर्चा, बड़ा किसानों के हित की बात की है। जब किसानों के हित की बात कर रहे थे मोदी जी, उसके बाद मैंने एक शो किया, तो उस चर्चा में बात आई कि भाई किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे मोदी जी। हमने किया, 10 लाख करोड़ दिया हमने, बहुत कुछ, मतलब किसानों की जिंदगी बदल दी। तो मेरे मन में एक शंका हुई, उसी के साथ आप पे आऊंगा सवाल। मेरे मन में एक शंका हुई, जैसे राजकुमार एक किसी का नाम होता है, स्कूल का, घर का नाम रिंकू होता है, तो मैंने तुरंत वही समझा कि ऐसा तो नहीं कि अडानी के घर का नाम किसान है। हो सकता है भाई अडानी के घर का नाम किसान हो। अब बाहर हम लोग जानते नहीं, हम लोग गौतम अडानी बोलते हैं, मोदी जी कोड वर्ड में कहते हो किसानों के लिए मैंने बहुत किया, किसान की आय दोगुना कर दी। दोगुना कहाँ, 500 गुना कर दिया आप तो, अगर घर का नाम किसान है अडानी के तो। खैर, गुरप्रीत सिंह सांगा साहब, ये क्या असली पीड़ा जो है, जो बात कही पुष्पेंद्र जी ने, उस बात में वजन हम लोग शुरू से कर रहे हैं। क्या असली जो पीड़ा है, वो पीड़ा ये है कि अगर हरियाणा की सत्ता गई और जाति दिख रही है, करीब करीब तय है, वो पुष्पेंद्र जी भी कर रहे हैं और बलवंत जी से हम जो है अक्सर मार्गदर्शन लेते हैं वहां की स्थिति के बारे में, तो बता उनके हिसाब से भी जा ही रहे हैं ये लोग। क्या असली चिंता है कि दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा? आशीष जी, इस सरकार को किसी के मरने से फर्क नहीं पड़ता, इस सरकार को किसी के दुख से फर्क नहीं पड़ता, गरीबी से नहीं फर्क पड़ता। ये कोई मरता हुआ तो मार देंगे, ऊपर से उसको कुचल के और मार देंगे कि जल्दी मरे। इनको एक ही चीज से फर्क पड़ता है, इनकी कहीं भी सत्ता जाती है तो उसके लिए ये सारे इंतजाम चाक चौबंद करते हैं। और इस वक्त जो आज हरियाणा में हुआ है, आप ये गलती से हम मान रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ने किया है,
क्योंकि यहाँ की विधानसभा भंग हो चुकी है, सारे आदेश इस वक्त केंद्र के चल रहे हैं। ये जो कुछ कर रहा है नरेंद्र मोदी कर रहा है, उसको मालूम है मेरी एक रैली है, उसके बाद परसों इनकी रैली है, चौथे फिर रैली है, 22 तारीख को पिपली में फिर रैली है, तो ये जानता है, तो उसको रोकना चाहते हैं। लेकिन जैसे चौधरी साहब ने, पुष्पेंद्र जी ने कहा, हम 200 दिनों में इस बार और पिछले आंदोलन से इतना तो सीख चुके हैं कि ये लोग जूते भी खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, और होगा वो जो हम किसान चाहेंगे। हमारी रैली भी होगी, हम स्पीकरों के मोहताज नहीं है, हम ट्रैक्टरों के ऊपर खड़े होके देंगे, हमारे स्पीकर 10-10 मुरब्बे दूर, 40-40 बीघा दूर बजते सुनते हैं, हमें इनके स्पीकर साउंड सिस्टम से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इनकी घबराहट कितनी फैल चुकी है। इन्होंने आनन फानन में कल जो बासमती के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है वो घटाया है, जो एडिबल ऑयल है उसके ऊपर से ड्यूटी कम की है, जबकि ये दोनों इनके जो कानून थे पिछले, आप मान लीजिए 1.5-2 साल से किसानों को बुरी तरह मार रहे थे। इस बार धान की जो बासमती की आवक हो रही है वो 2400-2500 रुपए क्विंटल रहेगी, जो कि पिछली बार 3500, 4200, 4400 थी। तो सरकार अब डरने लग गई है और कभी कभी वो गलत फैसले लेती है। जो कल का इनका फैसला है बहुत गलत है और पत्रकारिता पे भी पहरा है। ये मेन स्ट्रीम में कहीं मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा कि इस तरह का कोई सरकार ने जबरदस्ती की है, पाबंदी की है। जैसे ही चौधरी साहब भी थे, आप भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो मीटिंग हुई थी, वैसे ही पिछले हफ्ते जयपुर के अंदर की गई। पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसान, मजदूर, आदिवासी की एक जॉइंट मीटिंग की गई थी, प्रेस क्लब के अंदर की गई थी, और आप यकीन मानिए राजस्थान की प्रेस से एक आदमी नहीं आया। उसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द वायर, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए, फ्रीलांसर्स आए, लेकिन राजस्थान की प्रेस से एक नहीं आया। हम समझते हैं इस बात को, कोई दोष नहीं है उनको, उनके ऊपर पहरे बहुत हैं। पर आप देखिए अब इससे सरकार का, मोदी जी का ये 5 कोणीय पता लगता है। वो हमारा आयोजन भी नहीं होने देना चाहते, दूसरी तरफ से कुछ ड्यूटियां कम कर रही हैं जो उन्होंने ही बढ़ाई थी, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो प्रेशर के तहत कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे प्रोग्राम नहीं होने दिए जा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी ये मीटिंग होनी है, होगी, ये होगी, इससे बड़ी होगी, अब जितनी होनी थी उससे कल ज़्यादा बड़ी होगी, और पिपली वाली उससे भी बड़ी होगी। ये किसान अब करके दिखाएंगे। ये अब पैंतरे नहीं चल सकते। इनको जो इलेक्ट्रोल हार का डर है वो उनसे अब बेवकूफियां करवा रहा है। ये मोदी जी हताशा में कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो आपने कहा कि पत्रकार नहीं आए, वो वायर और जो है हिंदू, वही आएंगे। बाकी तो व्यस्त हैं, पाँव में घुंघरू, और फिर पाँव में घुंघरू पहना दे, फिर मेरी चाल देख ले। वो तो दरबार में नाचने में व्यस्त है, नृत्य कर रहे हैं सब दरबारी। मैं चौधरी साहब के पास सवाल, एक सवाल का और वक्त है हमारे पास। चौधरी साहब, आपके पीछे में इस देश के सबसे महान, सबसे बड़े किसान नेताओं में से अगर गिना जाए तो सबसे ऊपर नाम लिखा जाता है चौधरी साहब का, चौधरी चरण सिंह। उनको देखने के बाद मेरे कलेजे को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन जब ये देखता हूं कि उन्हीं की विरासत किसानों का रास्ता रुकवाने वालों के साथ खड़ी है, तो फिर उसी दिल में जिसमें उनको देख के सुकून होता है, उसी में फिर से कसक होने लगती है। कभी आप लोग समझाते, बातचीत नहीं करते कि भाई साहब, यहाँ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह संघर्ष कर रहा है, यहाँ गुरमीत सिंह सांगा संघर्ष कर रहा है, यहाँ लाखों किसान संघर्ष कर रहे हैं, और ये लाउड स्पीकर आप जब्त करवा रहे हो। लाउड स्पीकर, देखिए, शरीक अगर गुनाह में कोई है तो किसी को तो समझा सकते हैं। मान लिया कि हम, ठीक है, हम रावण को नहीं समझा सकते, हम मेघनाथ पे ट्राई कर लेंगे। चलो भाई, मेघनाथ को समझाते हैं, किसी को समझाएं जिसको जानते हैं। ये भी जो है, मुझे बड़ा ये इस बात पर ही सवाल ले रहा हूं, चौधरी चरण सिंह, जिनके सामने इस देश का किसान नतमस्तक होता है, और किसान क्या, मैं निजी तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह, ये मेरे आइकॉन्स हैं। और चौधरी साहब की विरासत, और किसानों को दबाया जा रहा है, उनका स्पीकर जब्त कर लेंगे, उन पर गोली चला देंगे, उन पे पायलट गन चला देंगे, उन पे ड्रोन से जो है अटैक कर देंगे, रास्ते बंद कर देंगे, हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और जयंत चौधरी वहां मंत्री बने रहेंगे। क्या पॉलिटिकल प्रेशर में ये रास्ता भी नहीं है कि नीतीश, जयंत, चंद्रबाबू जैसे नेताओं पर भी प्रेशर बनाया जाए? अब तो 240 वाले मोदी हैं। देखिए आशीष जी, ये देश की त्रासदी है कि पहले तो हम लोग खुद दोषी हैं इस बात के
कि जो चौधरी चरण सिंह जी के परिवार में पैदा हुआ उसको हम उसकी विरासत का, उनकी विरासत का ध्वजवाहक मान लेते हैं। ये हमारी गलती है और हम उसको समझते हैं कि भैया वो उसको जो है विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब जब ये भारत रत्न दिया गया था वो भी कैलकुलेशन के माध्यम से दिया गया था, आने का रास्ता प्रशस्त करने के माध्यम से दिया गया था कि भाई हमें अंदर ले लो एनडीए में और हमें भारत रत्न से एक बहाना मिल जाएगा, उसके बाद हम जीत जाएंगे, हमें मंत्री बना देना। मंत्री वो बन गए। तो जितना धक्का जो है जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लगाया है, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कई बार मैं कह चुका हूं, 10 साल से वो हमारे साथ थे किसान आंदोलन में। चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो 2020-21 का था। राष्ट्रीय लोकदल के जो लोग हैं वो भी आंदोलन में यहाँ शामिल रहते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं, मैं पलटूंगा नहीं, मैं पलट जाऊं, इस तरह की बात, लेकिन वो पलट गए। तो आज की तारीख में वैचारिक प्रतिबद्धता जो है नेताओं का जो कद है वो भी 54 बराबर रह गया है और उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता तो 51 की भी नहीं बची है। अब इसमें एक तो ये जयंत चौधरी वाली बात हो गई और दूसरी तरफ इधर दुष्यंत की बात होगी। दुष्यंत भी कहते थे कि हम जो है भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं 2019 में और इनको यमुना पार फेंक देंगे हरियाणा से निकाल करके, और बाद में उन्हीं के साथ मिल गए और उनके कार्यकाल में वो उप मुख्यमंत्री बने रहे और लगातार किसानों पर अत्याचार होता रहा, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता रहा, आंसू गैस के गोले, उनको मीटिंग नहीं करने दी गई। 2020-21 के आंदोलन में जितना जो है अत्याचार हो सकता था जब ये बॉर्डर में बैठे हुए थे या बॉर्डर तक वो कैसे लड़ते भिड़ते जो है गिरते पड़ते वहां पहुंचे हैं, वो सारे देश ने देखा। तो ये जो है दोनों ही हम लोगों की गलती है, समाज की गलती है, किसानों की गलती है कि चौधरी देवीलाल जी के परिवार में जो पैदा हो वो उनकी विरासत का ध्वजवाहक हो गया और चौधरी चरण सिंह के परिवार में जो पैदा हो वो उनका ध्वजवाहक हो गया। ये हमारी गलती है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से जो है कह सकता हूँ, इन सब नेताओं को खारिज करिए, मेरी अपील है किसानों से। और जिस दिन आप इनको खारिज करना शुरू कर देंगे ये रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। अभी पिछले दिनों क्योंकि मेरी अच्छी इनसे रहती थी, अब तो सालों से बात नहीं हुई जयंत चौधरी से, मैंने मैसेज भेजा इनको कि भैया एमएसपी की लीगल गारंटी हो, एक चौधरी चरण सिंह किसान भवन दिल्ली में बनवाने की बात हो, अब तो आप मंत्रालय में हैं, जाटों के आरक्षण की बात हो, अग्निवीर की बात हो, आप इन मुद्दों को करिए और वरना जो है अंत में आप पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रह जाएंगे। सत्ता कभी किसी की परमानेंट नहीं रही है। जिस जनता ने आपको वहां भेजा है उस जनता के हक में आप सवाल करिए, उनके मुद्दे उठाइए आप, वरना जो है खत्म हो जाएंगे। ये मेरा मैसेज है, मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद भी इनका ना तो कोई जवाब आता है ना इनका कहीं मुंह खुलता है। ये सत्ता के जो पत्थर है ना, लगता तो है गद्दी के ऊपर बैठे, लेकिन गद्दी ने लगता इनको दबा दिया है, गद्दी के नीचे दबे हुए हैं ये और सत्ता की मलाई ये चाट रहे हैं। तो ये तो जो है दुर्भाग्य इस देश का कि पारिवारिक जो इस तरह के राजकुमार हैं तथाकथित, जो उधर दुष्यंत हो गए, इधर जयंत हो गए और बाकी और भी है कई जो है तत्काल पलटी मार के ऐसे भागते हैं। तो हमें नेता की लात, नेता की हाथ और नेता की बात, तीनों की तरफ जनता को, किसानों को नजर रखनी चाहिए कि वो बोल किस डायरेक्शन में रहा है, क्या बोल रहा है, उसके हाथ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसकी लात यानी उसके पैर वास्तव में खुद किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बात, लात और हाथ तीनों पे नजर बनाए रखो। अगर नेता आपका गलत डायरेक्शन में जा रहा है और बोल रहा है मैं किसानों का हितैषी हूं, मैं चौधरी चरण सिंह जी के नक्शे कदम पे जा रहा हूं, उस बात पे भरोसा मत करिए। आप देखिए कि वास्तव में ये किसान विरोधियों के साथ जाके खड़ा हो गया या कहाँ खड़ा हो गया। अगर ये यहाँ रहते विपक्ष के साथ तो निश्चित रूप से 7 सीटें इनको समाजवादी पार्टी ने दी थी, 7 में से ये कम से कम 6 जीत जाते और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 4-5 सीटों का और जो है नुकसान होता, तो यानी 10 सीटें और शॉर्ट हो जाती। जो 33 पे अटके हैं ये 23 पे आ जाते, तो ये 230 हो जाता है इनका। इसका प्रभाव पड़ता, हो सकता है सरकार न बना पाते। और जो पिटाई कर रहे हैं ये 10 साल से किसानों की, ना लीगल एमएसपी की लीगल गारंटी थी, ना जो है किसानों की दुगनी आय हुई और लगातार किसानों का शोषण, किसानों को कुचल दिया गया। कौन कह सकता है, हम तो बचपन से पढ़ते आए कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने किसानों को कुचल दिया और उसको टिकट भी दे दिया, मंत्रालय में बनाए रखा।
जी किसानों को नहीं कुचला, ये भारत की आत्मा को कुचला है, भारत बिल्कुल की आत्मा को कुचला है। ये किसान जी कह करके भारत की आत्मा को कुचला है। मैं तक्षक साहब के पास एक-एक राउंड फटाफट जो है खत्म करते हैं। तक्षक साहब, एक बड़ा आज साफगोई से पुष्पेंद्र जी ने 2 लोगों को कटघरे में खड़ा किया। मैंने इशारा किया था, उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया, बिल्कुल आईने से धूल हटा दी। ये राजकुमार दुष्यंत, राजकुमार जयंत, सब राजकुमार हैं। इन राजकुमारों का क्या हश्र होगा? और किसान आंदोलन अब इस चुनाव के बीच में जो गति किसान आंदोलन की है, या जो रणनीति है, गति और रणनीति दोनों, ये भाजपा के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है? बतौर पत्रकार आप अपनी दिव्य दृष्टि से क्या देख रहे हैं? मैं आशीष जी आपको 3 सरकारों का उदाहरण दूंगा। भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, भिवानी जिले के कादमा में किसानों ने आंदोलन किया, पुलिस ने गोली चलाई, कुछ किसान मारे गए और भजनलाल जी की सरकार चली गई अगले चुनाव में। ओम प्रकाश चौटाला साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, जींद के गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, वहां बिजली के बिल नहीं भरे लोगों ने, क्योंकि चौटाला साहब ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिल भरने की जरूरत नहीं है। और सरकार ने जब माफ नहीं किए तो जींद जिले के एक गांव में आंदोलन शुरू हुआ, वहां डीएसपी को बंधक बना लिया, पुलिस ने गोलियां चलाई, कुछ किसान मरे और उसके बाद चौटाला साहब की सरकार नहीं आई। चौधरी बंसीलाल जी ने बारडा जिले के किसी गांव में कहा था कि फलां तारीख तक आपके पास समय है, आप बिल भर दीजिए, अगर बिल नहीं भरेंगे तो फिर सरकार कार्रवाई करेगी। और बंसीलाल जी चुनाव में, फिर अगले चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीते। किसानों की जो अनदेखी हुई भाजपा की सरकार में, उनका खामियाजा इस चुनाव में दुष्यंत चौटाला साहब की पार्टी को भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भले ही कुछ कहे, लेकिन किसानों को ऐसा लगता नहीं कि वो उनकी हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर शहरी मतदाताओं की पार्टी है, ब्राह्मण, वैश्य, पंजाबी समुदाय भाजपा का कोर वोटर है। किसानों को बात करते हैं, लेकिन किसानों के मतलब एक किसान आंदोलन जब था तो हरियाणा के एक आईएएस अफसर ने कहा था, करनाल में वो प्रशिक्षु था, मतलब आईएएस अफसर, तो उसने कहा कि किसानों का सिर फोड़ दो भले ही, लेकिन ये आगे नहीं जाने चाहिए। और उस अफसर को सस्पेंड किया गया, थोड़े दिन बाद बहाल कर दिया गया। तो अगर कोई अफसर सीधे सीधे किसानों का सिर फोड़ने की बात करता है तो उसको ये किसने इजाजत दी ऐसी, और ऐसे कैसे बोल सकता है कोई किसानों के सिर फोड़ने के लिए? तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान नहीं है, और हरियाणा में और पंजाब में, पंजाब के किसानों ने दिखा दिया भाजपा को कोई वहां समर्थन नहीं मिला किसानों का, एक भी सीट एमपी के चुनाव में उनकी आई नहीं। और हरियाणा में भी, हरियाणा और पंजाब के किसान भाई आपस में आंदोलन के दौरान दोनों राज्यों के किसानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लगता है किसान समुदाय का भारतीय जनता पार्टी से 10 साल के शासन में मोह भंग हो चुका है, और इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदाता हैं, खेती किसानी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका समर्थन मिलना मुश्किल। बिल्कुल। एक कमेंट सिंधु साहब देर से आए हैं, मैं सीधा सवाल अब आंकड़ों पे आ जाता। 2 रैलियां, 2 पंचायतें, एक जींद और एक फिर पीपली, 2 पंचायत, कितनी सीटें भाजपा की? आपने 15 दी थी पहले, 15 ही रखूं या घटा दूं कुछ? आशीष जी अभी इतने पे ही रखिए, और अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा अपने आप ग्राफ अपने आप को सुधार लेगा, ये तय है। क्योंकि देखिए जो किसान हैं, जिस प्रकार से 10 साल में किसान वर्ग पे जो दमन हुआ है, वो हरियाणा में किसान ही नहीं, उसके साथ साथ इस तरह से पंचायती राज, पंचों सरपंचों पे अंकुश लगाने की कोशिश की है, नियंत्रण काबिज करने की कोशिश की है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा आशीष जी एक चीज और देखिए, हरियाणा गांव का प्रदेश है, और प्रधानमंत्री ने आते ही अपने जितने भी विधायक या सांसद है सभी को बोला था कि गांव को गोद ले लीजिए। कुछ अता पता है कौन से गांव किसके पास है? कोई गोद का गोद में है, गोद में, सारे गांव गोद में है, सारे गांव गोद में है, उतर नहीं रहे गोद से। तो ये अब समय आ गया है कि वो गोद वाले जो गोद में लिए गांव थे वो अपना रंग दिखाएंगे, ये समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि ग्राफ जो है ना वो थोड़ा अपने धीरे धीरे अपने आप को सुधार लेगा, क्योंकि कुदरत भी अपना काम करती है।
केवल मात्र बोल देने से और प्रचार कर देने से ही चीजें तय नहीं हो जाती। लोगों में अपना सामाजिक बोध भी है और लोगों में अपना ज्ञान भी है, और कृषक समाज से बेहतर ज्ञान और तर्क और विवेक और बुद्धि मुझे नहीं लगता कि किसी के पास होगी। एक निर्णय जो होगा वो अपने आप में आश्चर्यजनक होगा। लोकसभा चुनाव में वो निर्णय दिख चुका है, उसकी परिणति और भी ज्यादा गुणात्मक रूप में अब विधानसभा चुनाव में देख लेंगे। बिल्कुल। फाइनल सवाल संगा साहब, तैयारी है महापंचायत की? बस आपसे तो यही समझना है और कुछ नहीं समझना है। तैयारी है, महापंचायत होगी? आशीष जी, हमें ना इस सरकार ने बहुत कुछ सिखा दिया है, तो हम इन्हीं से सीखते हैं, इन्हीं के अत्याचारों से, इन्हीं के दोगलेपन से, इन्हीं की कमीनी हरकतों से हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर कोई और ऐसे हालात बनते तो सोचा जा सकता था, कोई बाढ़ के हालात बनते। बीच में एक बात उठी थी कि अगर घग्गर में दोबारा उफान आया तो क्या अपने प्रोग्राम रद्द करेंगे, तो किसानों ने स्वयं कहा कि हम हाँ एड पहुंचानी होगी, हमें मदद करनी होगी, हम अपनी महापंचायत आगे पीछे कर देंगे। पर ये इस तरह अगर दबंगी दिखाकर, अपनी एक दमन करके हमारी पंचायत कैंसिल करना चाहते हैं, ये तो अब कल की पंचायत डबल होगी, पीपली वाली उससे बड़ी होगी। कारण क्या है? 2-3 चीजें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में गई, चौधरी साहब ने बताया कि सरकार चली गई, उन्होंने हमें रोकने के लिए एक कमेटी बना दी, लेकिन उसमें ये आप जो चंद्रचूड़ जी वाला एग्जाम्पल दिया, उससे एक और बड़ी नीयत में उनकी खोट नजर आ गया। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, ना पंजाब ने नाम दिया ना हरियाणा ने नाम दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक बलराज जी कंबोज हैं, आप इनको, बलदेव जी कंबोज हैं, इनको आप इसका मेंबर जरूर बनाइए सुप्रीम कोर्ट कमेटी का। और वही अगले दिन एक कोई समाज की रैलियां थी, उसके अंदर बीजेपी के स्टेज पे खड़े झंडे उठाते नजर आए। तो हमारे लिए अब कहना बहुत आसान हो गया है कि जी ये ऐसी तैसी कराई ये कमेटी भी, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे वादियों को जो अपॉइंट कर रहा है जो कि बीजेपी के झंडे उठा रहे हैं चुनाव में, हमें उनसे बात नहीं करनी है। तो अब तो ये कई चीजों में हम सयाने हो रहे हैं, आप मान लीजिए सरकार की बदौलत। तो अब तो ये कल रैली भी होगी, बड़ी जबरदस्त रैली होगी, एक की जगह 10 साउंड लगेंगे, और उससे हमारा जो मैसेज गांव गांव में जाएगा, सरकार ने हमें बेहोशी का टीका लगाना चाहा था, लेकिन उन्होंने हमें डेकाडोराब्लिन का ताकत का टीका लगा दिया है। अब ये रैली उससे डबल ताकत से होगी। चलिए, ये जो है आपने बड़ी बात कही, और मुझे उम्मीद है कि आज मोदी जी की महारैली से ज्यादा लोग भी उस महापंचायत में होंगे, क्योंकि महारैली में करीब करीब 5000 लोग थे और 23 प्रत्याशी मिलकर लाए थे। तो आज इतना पक्का हो गया कि कम से कम 225 वोट हर प्रत्याशी के पास है। 225 वोट तो है। लेकिन एक आपने जो खुलासा किया है, मैं निवेदन करूंगा इस शो के आखिर में, जो आपने खुलासा किया कमेटी में, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेकमेंड किया गया था कि इनका नाम जरूर रखिए और बीजेपी के मंच पर मिले, जरा ये जानकारी और फोटो के साथ मुझे आप भेज देंगे तो बड़ा आभारी रहूंगा। क्योंकि वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हो, संविधान से देश से ऊपर कोई नहीं है। और हम सवाल उठाने में, संविधान का अगर प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट पर और सीजीआई पे भी सवाल उठाने में हम तो कतई नहीं हिचकिचाते, न्यूज लॉन्चर नहीं हिचकिचाता। हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का रेकमेंड किया हुआ व्यक्ति कमेटी में वो भाजपा का डंडा और झंडा उठा रहा है, तो मोदी के एजेंट को आप घुसा रहे हो कमेटी में। जी संगा साहब। एक और बड़ी बात है, इसका आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर था इलेक्शन कमीशन वाला, उसने इन हालातों को देखा, उसने कंबोज साहब के जो ऑब्जेक्शंस थी या जस्टिफिकेशंस थी उनको खारिज किया और कहा नहीं, जो हमारे पास साक्ष्य आए हैं उसमें मिला है कि ये शख्स बीजेपी का प्रचार कर रहा था। तो ये मैं आपको अभी दस्तावेज भी भेज दूंगा। हाँ, आप भेजिए भेजिए, ये बहुत जरूरी है। और इस पर तो आपने यहाँ पर खुलासा किया, यहाँ पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हैं, तक्षक साहब हैं, सिंधु साहब हैं, सब अपने अपने स्तर पर, क्योंकि ये चीजें अगर हो रही हैं तब तो फिर किसानों को इंसाफ मिल चुका। सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी बना रही है और वहां पर भाजपा और संघ का, तो फिर संघ के दफ्तर में ही कमेटी बना दो, नागपुर में ही मीटिंग कर लेते हैं हम लोग। ये ड्रामा, देश की आंख में धूल झोंकने का काम अगर जुडिशरी, और मैं वैसे भी कहता हूं, आखिर में वही बात कहूंगा, अगर एक थाली में जुडिशरी यानी न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक थाली में खाना खाने लगे और पानी लेके मीडिया वाला खड़ा है, तो समझ लीजिए देश में लोकतंत्र खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है। ये चेक एंड बैलेंस के लिए हैं, इनकी कटोरी चम्मच थाली सबकी अलग होनी चाहिए। एक थाली में खाने लगे तो ये दोस्ती नहीं है, ये देश पे खतरा है।
इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। महापंचायत किसानों की है और किसानों के साथ हमेशा हमारी शुभकामनाएं हैं, हर तरह से साथ रहेंगे। धन्यवाद चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, धन्यवाद गुरप्रीत सिंह संघा जी, बलवंत तक्षक जी, स्तंभ हमारे हरियाणा के पत्रकारिता के, वो अक्सर अपना आशीर्वाद देते हैं, और सिंधु जी तो हमारे साथी हैं न्यूज लॉन्चर के। सबको धन्यवाद, नमस्कार।